तो मृद का मतलब है मट्टी जिसको कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जो मट्टी है वो उर्वरा और अनुर्वरा भेद से है। मतलब उर्वरा मट्टी को समझाया है कि बीज को पाकर अनेक बीज तैयार करने की क्षमता वाली जो उससे संपन्न मिट्टी है वो उर्वरा है, और इसके विपरीत यदि उसमें कुछ अंकुरण या मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है तो फिर वो अनुर्वरा है। उपजाऊ भी बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, उपजाऊ मिट्टी, और बंजर मिट्टी है ना, बंजर। फिर लिखा है पाषाण का मतलब, पाषाण दो तरीके से वर्गीकृत किया है, कठोर और अकठोर। अधिक भार सहन करने वाला जो पाषाण है उसको कह रहे कठोर, और जो कम भार सहन कर वो अकठोर। मणि भी दो प्रकार से बताई हैं, तो एक है किरण श्रावी और दूसरी है किरण ग्राही। मतलब एक किरण को श्राव करने वाली, छोड़ने वाली, और किरणों को ग्रहण करने वाली, दो प्रकार की मणि है। और किरण का मतलब है कि जो तप्त बिंब का जो प्रतिबिंबन अपारदर्शक वस्तु पे होना ही किरण है। तो जो तप्त बिंब का प्रतिबिंबन है, जो प्रतिबिंबन को ही किरण बोल रहे हैं। तो भैया प्रतिबिंबन जो है वो क्रिया ऐसी है कि सभी में, मतलब वो सभी इकाइयों में होती रहती है, ठीक है। तो प्रतिबिंबन क्रिया सभी इकाइयों में होती रहती है, वो जो प्रतिबिंबन होता है उसको बिंब कह रहे हैं हम लोग। हाँ, उसको बिंब कह रहे हैं। हाँ, तो बिंब का मतलब है जैसे जिसका प्रतिबिंबन होता है वो बिंब है ना। हाँ, जैसे सूर्य बिंब है, हाँ, उसका प्रतिबिंबन वो प्रतिबिंब है। अपारदर्शक वस्तु पर होना ही किरण है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पृथ्वी पर होना, हाँ, यही किरण है, ठीक हाँ। है। तो तप्त बिंब मतलब क्या? तप्त बिंब जैसे सूर्य होना चाहिए। हाँ, तप्त होना चाहिए, उसी से किरण होगा। तो जैसे लाइट भी होगा। हाँ, अगर ये तप्त बिंब है वो तप्त बिंब भी होता है ना, लाइट भी। तप्त बिंब का प्रतिबिंबम अपारदर्शक वस्तु पर ठंडा होगा तो उसमें किरण नहीं होगा, किरण नहीं। प्रतिबिंबन तो होगा, प्रतिबिंबन दिखेगा नहीं। हाँ। और प्रतिबिंबन तो होता ही रहेगा। प्रतिबिंबन तो हर इकाई में पड़ा ही रहता है। ठीक है। अभी भैया जब प्रतिबिंबन पड़ा रहता है तो उसमें मतलब कोई अवधि होती है कि नहीं होती है? मतलब जैसे मेरा प्रतिबिंबन आप पे पड़ा है, ठीक है, तो वो प्रतिबिंबन गति नहीं है, इसलिए उसमें कोई अवधि नहीं होती। तो भैया फिर ये चीज अगर हम लोग जो कह रहे हैं तो उसमें फिर लाइट का एक्सप्लेनेशन नहीं आता, क्योंकि लाइट में तो अवधि है ही। अभी एक बार इसको देखते हैं प्रकाश को क्या बोल रहे हैं। हाँ, फिर कह रहे हैं कि इकाई से जो बहिर्नित अग्नि को ताप कह रहे हैं। इकाई से जो बाहर की ओर अग्नि निकल रही है उसको ताप कह रहे हैं। अग्नि को ताप समझा है। फिर कहा कि किरण श्रावी क्या है, तो किरण के प्रभाव से प्रसारण क्रिया करने वाली मणि को, मतलब पहले किरण किसी मणि के अंदर आएगी है ना, और उसके कारण से फिर प्रसारण का क्रिया होगा, उसको कह रहे हैं ऐसी किरण श्रावी। किरण ग्रहण करने वाली किरण ग्राही संज्ञा है, तो किरण को छोड़ने वाली और किरण को ग्रहण करने तो वाली। जैसे समझो कि ये फॉर एग्जांपल डायमंड ही ले ले, तो डायमंड किरण श्रावी है, तो किरण ग्राही जो होता है वो मेरे को एग्जांपल नहीं मिल रहा है कि कौन सी ऐसी चीज होती है कि जो किरण को मतलब ग्रहण कर लेती है और फिर छोड़ती नहीं है। हाय नहीं दिखा है એટલે એ જ जैसे गिलास है, गिलास से किरण निकलता है, उससे नहीं निकलता है। एक तो ब्लैक होल दिमाग में आ रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। नहीं, जैसे गिलास होता है, गिलास, हाँ,
हाँ। उससे किरण निकलती है, किरण थोड़ी निकलती ના કિરણ શ્રાવી એટલે શું કોઈ પણ આપણે અત્યારે ડાયમંડ રૂબી ને આ બધી જ વસ્તુ કન્સિડર કરો તો એ કિરણ શ્રાવી થઈ જાય એટલે આમાં ઓનલાઈનમાં Black વાંચ્યું object. કોલસો છે બ્લેક પેઇન્ટ છે હા. એ બધા જે પણ કાળા કલર એટલા માટે જ કાળા છે તે absorb કે એ એબ્સોર્બ કરે એટલે બધું નહીં પણ થોડી કિરણ ગ્રહણ કરતા હશે 100% नहीं कह सके 100% નહીં પણ મોટા ભાગની किरण श्रावी तथा ग्रहण करने वाले को हाँ हाँ तो किरण श्रावी तथा ग्रहण करने वाली को किरण किरण ग्राही संज्ञा है ठीक है जितने भी ब्लैक ऑब्जेक्ट्स है पारदर्शक एवं अपारदर्शक भेद से विकिरण किरण, पारदर्शक विकिरण, अपारदर्शक किरण। क्रिया में रत है। विकिरण को फिर बोला कि किसी इकाई में अंतर्निहित अग्नि के प्रभाव से प्राप्त प्रसारण को विकिरण संज्ञा। किसी इकाई में एक मिनट हाँ अंतर्निहित पारदर्शक अग्नि। एवं अपारदर्शक भेद से विकिरण और किरण क्रिया में रत है बराबर विकिरण और किरण क्रिया में रत है पारदर्शक और अपारदर्शक विकिरण किसी इकाई में अंतर्निहित अग्नि किसी इकाई में अंतर्निहित अग्नि के प्रभाव से प्राप्त प्रसारण अग्नि से प्राप्त प्रसारण को विकिरण संज्ञा है ये तो मतलब भैया ये क्या हो गया कि जैसे समझो कि हम लोग ये कहते हैं ना एक्सरेज या तो फिर गामा रेज रेडिएशन उसी की बात, रेडियोएक्टिविटी वो उसी को बोल, हाँ विकिरण उसी को बोलते हैं। हिंदी में रेडियो एक्टिविटी को कहते हैं विकिरणीयता। अच्छा वो नहीं मालूम हाँ हिंदी शब्द उसका विकिरणीय। तो ये ऐसा क्यों लिखा है पारदर्शक एवं अपारदर्शक भेद से विकिरण और किरण क्रिया में किरण जो है वो किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट को पार नहीं कर पाती है। हाँ एक्सरे पेલું हाँ 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 बराबर वो पास कर जाती है ठीक है उसमें वो किरण में जो तप्त बिंब का तो अभी तप्त का यहाँ पे તપ્ત એટલે જેમ અત્યારે સૂર્ય ને બધી વસ્તુ છે હા એટલે જે પણ બિંબમાંથી અત્યારના લેવલે જે લાઈટ અગર પોતે જનરેટ કરે છે તો એ તપ્ત બિંબ છે બધી પોતે જનરેટ ના કરે છે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જનરેટ ના કરીએ આપણે તો શું છે કે રિફ્લેક્શન છે तो किरण और रश्मि में अंतर किया है, किरण और हाँ। रश्मि में। वो आगे आएगा रश्मि हाँ ये लिखा है तप्त बिंब का जो प्रतिबिंबन है हाँ वो रश्मि है। जैसे सूर्य का रश्मि और सूर्य का किरण, अल्ट्रावायलेट को किरण कह रहे हैं ना, ब्रह्मांडी किरण। और जब सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है उसको रश्मि कह रहे हैं। मैं भैया ऐसा समझा कि रश्मि और किरण में इतना फर्क है कि किरण को एक सिर्फ एक जैसे तप्त बिंब का प्रतिबिंब उसको किरण कह दिया लेकिन फिर उससे भी मतलब अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होकर के वो चलता रहता तो वो पूरे को रश्मि कह रहे हैं तप्त बिंब के प्रतिबिंब अनुबिंब अनुबिंब प्रत्यानुबिंब क्रिया को की रश्मि संज्ञा है अनुबिंब और प्रत्यानुबिंब क्या होता है मतलब जैसे इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ा, इसका हाँ, रिफ्लेक्शन बस। वहाँ पड़ा, ऐसा। उसका फिर कहीं और पड़ा। जो ओरिजिनल સોર્સમાંથી જે નીકળે છે એને કિરણ કહે છે પછી જે રિફ્લેક્શન થઈને થઈને આ બધી વસ્તુઓ તમને કહું થાય કે એ ટોટાલિટીને રશ્મિ કહે છે સૂર્ય તપ્ત બિંબ છે આ તપ્ત બિંબ છે કે જે પોતે લાઈટ જનરેટ કરે છે સોર્સ ઓફ લાઈટ જે થોડું ગરમ જે ચાંદની છે ને એ રીતે ફોર એક્ઝામ્પલ મૂન છે તો મૂન તમને કઈ રીતે દેખાય છે મૂન પોતે તો લાઈટ જનરેટ કરતું નથી એ સન રેઝ થી અત્યારે એનું રિફ્લેક્શન આપણને દેખાય છે તો મૂનનું રિફ્લેક્શન એ પ્રતિબિંબ નથી પ્રતિબિંબ હા એ રશ્મિ છે પ્રતિબિંબ તો બધી જગ્યાએ થાય છે એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ સન છે તો સનનું મૂન પર અત્યારે જે કિરણ પડે છે એ પ્રતિબિંબ જ છે પણ એ પ્રતિબિંબમાંથી પાછું રિફ્લેક્શન થઈને જે આગળ આવે છે અને આપણને દેખાય છે મૂન તો એને રશ્મિ કહે છે પ્લસ જે સૂર્યમાંથી ડાયરેક્ટ મૂન પર પડે છે એને પણ રશ્મિ કહે છે રશ્મિ એક ટોટાલિટીને બધાને કહે છે કે ભાઈ જે પણ રિફ્લેક્શન થઈને કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જે જોઈ શકીએ છીએ એ બધી વસ્તુ રશ્મિ છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ રશ્મિના કારણે જ જોઈ શકીએ રિફ્લેક્શન થાય છે લાઈટનું તો જ જોઈ શકીએ फिर कह रहे हैं कि प्रकाश इकाई के प्रतिबिंबन की प्रकाश संज्ञा। यहाँ प्रकाश को नहीं बोला। इकाई के प्रतिबिंबन की प्रकाश संज्ञा है मतलब यहाँ पर प्रकाश को जो डिफाइन किया वो तो कैसे किया कि समझो कि
तप्त बिंब है कि नहीं है, प्रकाश तो है ही, हम देख नहीं पाते, वो पॉइंट अलग है। मतलब बिंबन क्रिया तो हो ही रही है, प्रतिबिंबन क्रिया, ठीक है, तो उसको प्रकाश कह रहे हैं। अभी यहाँ पर आगे भी पढ़ लेते हैं, एक बार ये पूरा खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि किरण और विकिरण माध्यम भेद से हैं। शोषण या तो पोषण क्रिया में रहता है। विकिरण शोषण में और किरण पोषण में रहते हैं। हाँ, प्राकृतिक विधि से पोषण स्पष्ट हो चुका है। प्राकृतिक विधि से पोषण स्पष्ट हो चुका है, भ्रमित मानव के द्वारा विकिरणीय प्रयोग से शोषण सिद्ध हो चुका है। हाँ, ठीक है, अभी यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, मतलब प्रकाश और ये सब चीजों का। पदार्थ राशि के संगठित पिंड की ग्रह गोल संज्ञा है, जिसके सभी ओर आकाश है। ये भी हो गया। ठीक है, अभी ये तो अभी यहाँ पर ये जो पढ़ा ना, उसमें भैया ये जो बाबा जी बात कर रहे हैं ना कि प्रतिबिंब ऐसी चीज है कि बिंब जो है वो पड़ा ही रहता है और उसमें कोई गति नहीं है। गति नहीं है। अभी लेकिन- हम लोग प्रकाश की गति है ऐसा मानते नहीं है, लेकिन वो तो भैया मतलब अभी काफी एक्सपेरिमेंट्स प्रूव भी कर चुके हैं कि वो है ही। हाँ, तो उसको कैसे समझे फिर? समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज ऐसी भी हैं जो ये सिद्ध कर रही हैं कि नहीं है, गति नहीं। जैसे एक रोप थ्योरी है प्रकाश की, वो कहती है कि प्रकाश जो है वो बना ही रहता है, मूवमेंट नहीं होता उसमें। किरण और इसमें प्रकाश में वो सेम ही है। किरण मतलब वो सब सबसेट है प्रकाश का। सब मिला के प्रतिबिंबन क्रिया, सब मिला के प्रकाश है। अच्छा, और कोई बुक है भैया बाबा की जिसमें उन्होंने इसका इसमें थोड़ी सी बात फिर कर्म दर्शन में आई। कर्म दर्शन में इसको थोड़ा और व्याख्या किया है बाबा ने। और फिर यदि इतने ही मुद्दे को करना है तो हम लोग राकेश गुप्ता से या किसी से इस पे चर्चा कर लें। हाँ, थोड़ा करना पड़ेगा। कर लेंगे, एक ऑनलाइन सेशन कर लीजिएगा। जो अगला सेशन हम लोग करेंगे ऑनलाइन, उसमें इस वाले मुद्दे पे उनको रिक्वेस्ट कर लेंगे कि वो आ जाएं, क्या बोल रहे हैं, है ना। अजय भैया या राकेश गुप्ता जी कोई भी। इसमें मैं ऐसा समझ रहा हूँ, जैसे डिस्कशन पहले भी हुआ था, बाबा जी तो फिर बाद में ज्ञान को भी प्रकाश करें। जिसमें पहचानने का क्रिया होता है वो प्रकाश है। तो जैसे जमीन के अंदर जड़ पोषक तत्वों को पहचानती है, तो जो पहचानने का क्रिया प्रकाश में ही होता है। अभी हम लोग जिसको प्रकाश के रूप में मान रहे हैं वो आंख के रेफरेंस वो में तो मान रहे हैं। भैया बाबा जी का जो प्रकाश का पूरा है, उन्होंने कहा ना कि हर बिंब जो भी बिंबन हो रहा है सब प्रकाशित वो ही सब प्रकाश ही है। वो हम लोगों को दिखता है कि नहीं दिखता है, वो जो प्रकाश है, वो जिसको अपन प्रकाशित कह रहे हैं, वो रूप गुण स्वभाव धर्म है, आचरण ही प्रकाश है। जैसे एक व्यक्ति का प्रकाश उसका आचरण है। आचरण विहीन प्रकाशन नहीं है मानव का। प्रतिबिंबन क्या है? प्रतिबिंबन रिफ्लेक्शन। नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं। जैसे हर इकाई दूसरी इकाई पे प्रतिबिंबित है ही, मतलब उस रेफरेंस से, मतलब मैं बिंब हूँ, आप भी एक बिंब है, तो हर इकाई बिंब मतलब खुद, मतलब जो वस्तु है, ठीक है। तो जैसे चंद्रमा एक वस्तु है, पानी के ऊपर उसका प्रतिबिंब है, जो पानी के अंदर दिख रहा है ना हमको, वो प्रतिबिंब। उसी प्रकार से सबका एक दूसरे के ऊपर प्रतिबिंब, जैसे ये कैमरा लगा है, इसके नीचे जो फ्लोर है उस पर उसका प्रतिबिंब है ना। हर इकाई अभी हर आप इकाई पे प्रतिबिंबित है ही। प्रतिबिंब उसका जो दबाव या जो वो है, आईने में आप जो देखते हैं वो प्रतिबिंब है। नहीं, वो आईने में देखते हैं, वो प्रकाश की वजह से दिखता है, अल्टीमेट वो लाइट की वजह से दिखता है, किरण या रश्मि की वजह से। बट यहाँ पर जो प्रतिबिंब की बात कर रही है, वो हर इकाई दूसरी इकाई पे प्रतिबिंबित है ही,
ठीक है, उसमें उसका अगर सबसेट देखेंगे तो तप्त बिंब जो होते हैं उनका प्रतिबिंबन प्रकाश के रेफरेंस में, सॉरी किरण के रेफरेंस में हमको दिखता है, और वही किरण जब बाकी सब उनका जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब भी अनुबिंब और प्रत्यानुबिंब होता रहता है, तो उसको रश्मि कह रहे हैं। लेकिन जो नहीं भी दिखता है वो भी प्रकाश है, हर इकाई दूसरी इकाई पे प्रतिबिंबित है, और उसका जैसे हम प्रभाव का सपने कहीं ना कहीं स्वप्न में चित्र को देखते हैं ना, वहां तो प्रकाश नहीं, लाइट नहीं है, लेकिन वस्तु दिखती है। जैसे जो चमगादड़ होता है ना, चमगादड़ अंधेरे में देख लेता है, जो भी है उसमें कुछ है ना देखने का। हम स्वप्न में चित्र देखते हैं, नहीं देखते, तो वहां तो लाइट नहीं है पर प्रतिबिंब है। स्वप्न में प्रतिबिंब कैसे भी है? आपको सब दिखता है, सभी के चेहरे दिखते हैं, पानी दिखता है, पहाड़ दिखता है, जीव जानवर दिखते हैं, सब दिखते नहीं दिखते स्वप्न में। तो वो प्रतिबिंब किसका रहता है? जैसे मैं किसी कल्पना में हूँ, नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ किसका है, मैं ये कह रहा हूँ दिखता है, वहां कोई लाइट नहीं है, सूर्य नहीं है, न बिजली लगी है ना, फिर भी दिख रहा है। आप अपने विचार को देख पाते हैं कि नहीं, इच्छा को देख पाते हैं? तो देखने की क्रिया ही है प्रकाशन क्रिया, जिसको अपन प्रकाश में ही दिखता है। जैसे अज्ञान को बोला कि वो अंधकार है, यदि अज्ञान है तो नहीं दिखता है, भ्रम है तो कुछ और दिखता है। जैसे मिराज को बोलते हैं, मिराज है ना। तो भैया ये जब भी आप कह रहे हैं तो इसका मतलब मैं ऐसे समझो कि दो हाइड्रोजन है, तो वो एक दूसरे के पास पहचानते हैं। वो पहचानते हैं, तो वो पहचान प्रकाश की वजह से ही है। हाँ, पहचानना होता है उनमें। अब उसमें जो आचरण बनता है वो प्रकाश है, पानी का। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बन गया, पानी का आचरण पानी का प्रकाशन, हाइड्रोजन का आचरण हाइड्रोजन का प्रकाशन। हम लोग कहते हैं इनके व्यक्तित्व का प्रकाश समाज में फैल गया, भाषा में। इसीलिए उसको आई थिंक प्रभाव के अंदर से देखेंगे तो प्रभाव तो इंद्रियों से पहचानने वाली वस्तु, प्रकाश इंद्रियों से पहचानने वाली वस्तु नहीं। हाँ, नहीं, प्रभाव वो इंद्रियों के बिना। प्रभाव का मतलब जैसे ताप है, दाब है, विद्युत है, ये सब प्रभाव। नहीं, प्रभाव मीन्स अभी सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को जो मिलके वो जो पानी बनाते हैं, तो वो एक दूसरे को जो पहचानते हैं, और जो एक दूसरे का जो उसका रूप गुण स्वभाव धर्म जो है उसके अनुरूप ही वो प्रोसेस होता है। हाँ, वो जो पहचानने की क्रिया है वो कैसे है, मतलब वो उस प्रभाव की बात कर रहे हैं कि एक दूसरे को पहचानने की जो रासायनिक क्रिया में तो ये कहा गया कि किसी के पास कोई कमी है, किसी के पास ज्यादा है, वो दोनों तृप्ति के अर्थ में एक दूसरे को पहचानते हैं। ऑक्सीजन के बाहर के ऑर्बिट में 6 है, वो 8 में तृप्त होता है। हाइड्रोजन में 1 है, वो 2 में तृप्त होता है। दोनों मिलके शेयर कर लेते हैं पार्टिकल्स को, तो उससे दोनों तृप्त हो जाते हैं। पूरा रासायनिक क्रिया तो इसी तरीके से डिफाइंड है ना, अभी जो डिफाइंड है। तो भैया Chemistry। प्रभाव और पहचानने की क्रिया दोनों वस्तु अलग है। प्रभाव तो हम वो कह रहे हैं जो हमारे इंद्रियों के माध्यम से पहचाने, जैसे आकार एक प्रभाव है ना, ताप एक प्रभाव है, दाब एक प्रभाव है, विद्युत प्रभाव है, तरंग भी एक प्रभाव है ना। तो वो भी प्रभाव तो रहेगा ही ना, केमिकल प्रोसेस हो सब में भी वो प्रभाव एक दूसरे पे रहेगा ही। उसको प्रभाव मुझे लगता है हो सकता है प्रभाव भी बोल सकते हैं। कोई ना कोई प्रभाव है तभी पहचानने का क्रिया हो रहा है ना। हाँ, वही प्रभाव तो रहेगा ही। और समझने का प्रयास करिए। वही ट्राई कर रहे हैं। हमको जीभ से भी दिखता है,
कान से भी दिखता है, स्पर्श से भी दिखता है। जैसे ठंडा गर्म दिखता है, देखना है ना समझना, समझने की क्रिया हाथ से भी दिखता है। हाथ से हम छू के ठंडा गर्म को पहचानते हैं। ठंडा गर्म आंख से नहीं दिखता है। जो देखने या समझने का क्रिया है वो तो सभी इंद्रियों से होता है, और इंद्रियों के अलावा भी होता है, जैसे मन में होता है। मन में, विचार में, वृत्ति में, बुद्धि में, सब में समझने का क्रिया होता है। मन जो है वो रुचि मूलक आस्वादनों को पहचानता है, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादनों को पहचानता है, और वृत्ति आस्वादनों को पहचानती है, इसीलिए विश्लेषण कर पाती है। यदि आस्वादन पहचानेंगे नहीं तो विश्लेषण कैसे करेंगे? तो विश्लेषण की क्रिया अंधकार में नहीं हो सकती, विश्लेषण की क्रिया प्रकाश में ही होती। तो विश्लेषण का क्रिया वृत्ति में होता है। चित्त के विश्लेषण को वृत्ति पहचानती है, उसी के आधार पर चित्रण क्रिया होती है, और चित्रण क्रिया जो है वो चित्र सहित होती है, इसीलिए चित्रण क्रिया बोला है ना। तो चित्रण में रूप का भी चित्रण होता है, आकार का, प्रकार का, संभावना का, इस सब का चित्रण होता है, प्रयोजन का, सबका चित्रण। जैसे हम घर का चित्रण करते हैं अपने अंदर, तो उसमें सभी कुछ चित्रण होता है। हमारी कल्पना में चित्र ग्रहण क्रिया होती है। कल्पना, मुझे तो एक पेंटर ने ये बताया, बहुत बड़े पेंटर हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप ब्रश उठाते हो, एक कलर को ऐसे ऐसे करते हो, फिर दूसरा उसमें डालते हो, तो जो आपको कलर चाहिए वही बन जाता है। हम लोग करते हैं तो कुछ का कुछ बनता जाता है। तो उन्होंने कहा कि पहले अंदर में ही कलर मिल जाता है, अपने इमेजिनेशन में हम कलर को मिला लेते हैं, और उस इमेज जो हमारा इमेजन में है या कल्पना में है, वो कल्पना के प्रभाव में ब्रश चलता है। हम तय नहीं करते कितना ब्रश चलाना, वो कल्पना का प्रभाव। जैसे गाड़ी में आप गाड़ी चलाते हैं तो जीवन देखता रहता है, तो आपको कब एक्सीलेटर दबाना, कब, आप तय नहीं करते। तय करके करेंगे तो भिड़ा ही देंगे। तो जीवन का क्षमता जो है वो ज्यादा होता है, जीवन ज्यादा देख पाता है। मैं, जिसको हम लोग मैं कह रहे हैं, वो उसकी तुलना में जीवन ज्यादा देख पाता है। मैं जीवन में एक भाग है, और जब जीवन देखता तो सब देखता, मन भी, वृत्ति भी, चित्त भी, बुद्धि भी, सब कुछ सब मिलके सम्मिलित रूप से। मैं मतलब आत्मा है। मैं यानी अहंकार, अहम जिसको बोलते हैं, मेरे अपने होने का भाव। जैसे मैं इच्छा को देखता हूं तो इच्छा अलग है, मैं अलग हूं। मैं वृत्ति को देखता हूं, मैं अलग हूं, वृत्ति अलग है। मैं मन को देखता हूं, मन अलग है, मैं अलग हूं। मैं तो बुद्धि में होना चाहिए फिर तो बुद्धि को ही तो कहा, जो बुद्धि अपने को मैं माने रहती, उसी को अहंकार करे। आत्मा से विमुख बुद्धि मैं। अनुभव में पता लगता है मैं है ही नहीं, सह अस्तित्व है। मेरा अपना होना सह अस्तित्व मैं है, लेकिन वो अकेला मैं नहीं है, सह अस्तित्व में मैं। तो इसीलिए हर इकाई सह अस्तित्व में ही इकाई है, हर इकाई। इसीलिए परिवार में व्यक्ति का होना भी जो है, परिवार के साथ ही व्यक्ति है, परिवार के बिना व्यक्ति नहीं। और यदि व्यक्ति है तो उसका आचरण का प्रकाशन नहीं होता ही नहीं है। पहली बात तो फिर किसी न किसी से संबंध बना लेता। यदि किसी को, बच्चे को घर से निकाल दीजिए, वो किसी के साथ संबंध में चला जाए, कोई मित्रों के साथ, किसी के साथ, अकेले रह ही नहीं सकता। नहीं होगा तो पेड़ पौधों के साथ, पक्षियों के साथ, कोई ना कोई साथ चाहिए। उसी प्रकार से मेरा अपना होना जब
हमको अनुभव में आता है तो पता लगता है कि मैं सह अस्तित्व में हूँ। फिर यही होना रहने में आता है तो हमको समझ में आता है कि एक व्यक्ति का होना संबंध पूर्वक ही है, संबंध विहीन मानव नहीं है। ऐसा केवल व्यक्ति में ही समझ में आ जाता है तो जीवन और शरीर के सह अस्तित्व में मानव है ना। तो अकेला जीवन मानव नहीं है, अकेला शरीर मानव नहीं है, इन दोनों के सह अस्तित्व मानव। तो जीवन को समझने जाते हैं तो सभी क्रियाओं के सह अस्तित्व में जीवन है, और वो क्रियाओं का व्यापक वस्तु के साथ सह अस्तित्व में जीवन का क्रियाकलाप है। जैसे विचार में समाधान जो है वो उसके साथ ही विचार क्रिया है। आस्वादन क्रिया सुख के साथ है, मतलब आस्वादन हो सुख ना हो ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो इसलिए सुख आस्वादन जो है दोनों का सह अस्तित्व है। आस्वादन हो और सुख ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, दोनों के सह अस्तित्व में। और समझो कि अगर किसी वस्तु में मतलब सुख नहीं मिला इंद्रिय में भी, तो वो आस्वादन नहीं हुआ, ऐसा कह सकते हैं। सुख का कम ही रहता है बस, और कम मिला सुख, और सुख शून्य नहीं होता है, कम होता है। कम ज्यादा होता है। हमको ज्यादा सुख मिला हुआ रहता है तो हम कम सुख को पहचान पाते हैं। हम कम सुख जैसी चीज को ही दुख कह रहे हैं। जैसे आपको अच्छा टेस्टी खाना खा लिया, उसके बाद थोड़ा कम टेस्ट का मिला तो आप कहते हैं कि ये कम टेस्टी है ना। लेकिन यदि मान लीजिए आपने ज्यादा टेस्ट वाला नहीं खाया है, कम टेस्ट वाले ही खाया है, तो आप कहते हैं टेस्टी है। उससे कम टेस्टी वाले को फिर टेस्टी कहते हैं। तो सब में टेस्ट तो रहते ही है, टेस्ट विहीन कोई भी वस्तु नहीं है। जो जीभ में जो टेस्ट होता है होता ही है टेस्ट। तो कम ज्यादा क्या होता है? वो रिलेटिव है। होने के अर्थ में देखें तो होता है, तो सुख रहते ही है ना। कई बार ये भी रहता है कि आप बहुत टेस्टी चीजें खाते रहते हैं, उसमें टेस्ट खत्म हो जाता है। फिर जिसको कम टेस्टी माने रहते हैं उसको खाते हैं तो उसमें टेस्ट आता है। जैसे मान लो आप खूब पूड़ी हलवा खाते रहिए, फिर कभी सूखी रोटी खाइए तो पता लगता है यार सूखी रोटी में क्या टेस्ट होता है। ऐसा नमक रोटी खाइए, है ना। हमारे एक मित्र है, उन्होंने कभी नमक ही नहीं खाया जन्म से। तो चित्रकूट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो दो भाई हैं, दोनों भाइयों ने नहीं खाया नमक। अजय वर्मा, अभय वर्मा नाम है। तो उनको नमक का टेस्ट ही नहीं है। नमक वो खा ही नहीं सकते, नमक खाते हैं तो बहुत उनको खराब लगता है। हम लोग भी इसको पहचानते हैं। जैसे मैंने अभी 6 महीने शक्कर वाली चाय नहीं पी थी, कोई कई एक आध बार टेस्ट किया, एक चम्मच, तो पता लगा वो खराब लगता है जी को, अच्छा नहीं लगता। ये तो रिलेटिव है, मतलब जिसको अपन कह रहे हैं। तो सुख रहते ही है, सुख विहीन कुछ नहीं। आस्वादन ही तो सुख है, उसमें आशय है ना। स्वादन क्रिया, हर स्वादन क्रिया में आशय सुख ही है। आशय पूर्वक स्वादन क्रिया, आशय सुख है। मानव में आशय सुख है। तो जिसमें क्षणिक सुख है उसमें तृप्ति नहीं मिलती है, तो दीर्घ सुख के लिए मन खोजना शुरू करता है, तो उसको मूल्यों में ज्यादा सुख मिलता है, तो वो मूल्यों की ओर दौड़ता है। फिर नित्य सुख का प्यास शुरू हो जाता है। नित्य सुख क्या है? तो नित्य सुख में दीर्घ सुख रहता ही है, दीर्घ सुख में क्षणिक सुख रहता है। ऐसा नहीं कि नित्य सुख में जो क्षणिक सुख का जो आस्वादन का सुख है वो खत्म हो जाता है,
इंद्रिय का आस्वादन खत्म, बल्कि और प्रखर हो जाता है, लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं होता। जैसे कोई आदमी स्ट्रेस में रहता है, तो जो खाने का चीज़ है उसका टेस्ट नहीं आता उसको, है ना। अब कोई स्ट्रेस फ्री रहता है तो खाने में भी पूरा टेस्ट आता है, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ें। बढ़ते तो ये विचार के मुद्दे तो है ही, इसको आप विचार करके देखिए बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं। ये लोग जो गति का मेजर कर रहे हैं वो बेसिकली किस चीज का मेजर कर रहे हैं, ये भी समझने की बात है। मेजर करने का जो मेथड यूज कर रहे हैं उसको भी देखना पड़ेगा, क्या मेजर कर रहे हैं। जैसे हम आईने को रखते हैं तो पूरी आकाश गंगा इमीडिएटली तो प्रतिबिंबित रहती है। आईने को आप उल्टा कर दीजिए, फिर सीधा करिए, वो बनी रहती, प्रतिबिंबन तो बने रहता। यदि मान लो वहां से प्रकाश गति होके आ रहा है, या तो वो कंटिन्यूअसली आ ही रहा है। कंटिन्यूअसली आ रहा है, वो बात सही है। हाँ, मतलब दो चीज है कि एक तो ये है कि क्या कंटिन्यूअस प्रकाशन है, तो कंटिन्यूअस प्रकाशन है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मतलब उसमें कोई गैप भी नहीं है कंटिन्यूएशन में। हाँ, लेकिन जब यहाँ से अगर समझो कि कोई वस्तु में प्रकाश नहीं था, या तो फिर अगर हम लोग रश्मि की बात करते हैं, तो जब प्रतिबिंब होता है या तो फिर अगर बिंब में से कोई वस्तु निकल रही है, तो जब उसको बहुत लॉन्ग स्पैन में उसको देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रकाश यहाँ से शुरू हुआ है उसको वहाँ पहुँचने में समय लगता है, जो हमारे समय के हिसाब से हम लोग कहते हैं। लेकिन एक बार वो पहुँच गया उसके बाद वो कंटिन्यूस होता ही रहता है। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि यदि वो बना ही हुआ है तो मेजर कैसे करें, कि चल रहा है, मेजर कैसे करें। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे बना ही हुआ है ना, तो मेजर कैसे करें। तो ये कृत्रिम लाइट से करेंगे, कृत्रिम लाइट, है ना। मेजरमेंट की तो भैया एक्सपेरिमेंट्स होंगे, वो थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, देखते हैं क्या गैलीलियो ने किया है उसका एक्सपेरिमेंट। इसमें लिखा है भैया, when Galileo's name comes up, most people think about his contribution to observational astronomy. There is Galileo method to measure the speed of light. Take two lanterns at night and separate them by a large distance, but not too far that you can't see them. The two lanterns are held by two different people, and they have a shutter so that you can essentially turn them on and off. Of course, this isn't a very useful method to measure the speed of light. Let's say that I can shoot a lantern 1 kilometer from the observer and then still be seen. गैलीलियो ने भाई एक्सपेरिमेंट किया है इस पे। वो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट तो अलग बात है, लेकिन इसमें जो प्रकाश की वस्तु में भैया कहते हैं ना, तो प्रकाश में तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि लाइट बेंड होती है। वो बेंड हो रही हो क्या चीज है उसको समझना, वो नहीं समझ पाए ये लोग, साइंस तो नहीं समझ पाया अभी तक। हाँ, साइंस नहीं समझ पाया वो श्योर है, लेकिन जो मूव होता है वो कोई वस्तु होती है मूव, ऐसा हम लोग जो है इसको मान रहे हैं। वस्तु है नहीं, दिक्कत ये है। वो वस्तु प्रकाश है क्या, ये समझना है। जैसे ताप ट्रेवल करता है ना, ताप ट्रेवल करता है, तो ट्रेवल करता है तो स्पेस में थोड़ी ट्रेवल नहीं, स्पेस में ट्रेवल नहीं करता है, उसके आजू बाजू वातावरण होना चाहिए तभी ट्रेवल कर पाएगा तब। नहीं, वातावरण भी क्या चीज है, वातावरण तो उसके चारों ओर वायु है तभी वातावरण, और यदि वायु नहीं है तो स्पेस है, स्पेस में तो ट्रेवल होता नहीं, क्योंकि ताप को ग्रहण करने वाला जो है कोई वस्तु है, वस्तु है, इकाई है ना, है। इकाई है। तो जैसे मान लीजिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में इकाई नहीं है तो ट्रेवल क्या कर रहा है, तो इशू वही, वो तो पता है, वही तो दिक्कत है ना। इसीलिए तो प्रतिबिंबन क्रिया है, इसीलिए प्रतिबिंबन क्रिया है ना। प्रतिबिंबन क्रिया तो थोड़ा देखना पड़ेगा उसको, नहीं समझ पाया साइंस क्या तो ये तो फैक्ट है। स्पेस में टेम्परेचर होता है क्या, नहीं होता, नहीं होता है।
तो टेम्परेचर किसी इकाई में ही होता है। अब दो इकाइयों के बीच में स्पेस है तो टेम्परेचर ट्रेवल कैसे करेगा? नहीं करेगा। उसका प्रभाव है, एक इकाई पे टेम्परेचर जो है उसका भाई यदि तार जुड़ा हुआ है तो ट्रेवल होगा ना, वहाँ मीडियम ही नहीं है, मीडियम नहीं है तो टेम्परेचर नहीं है। जो प्रतिबिंबन क्रिया ट्रैवल नहीं कर रही है ऐसा बाबा जी कह रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा जांचना पड़ेगा इसमें। साइंस तो बोल रहा है कि लाइट को मीडियम नहीं चाहिए हैं? ट्रैवल करने के लिए। नहीं। लाइट को अभी तक साइंस नहीं समझ पाया भाई, ये वो तो फैक्ट है। ठीक है, वो लोग मेजर क्या कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा, और वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कह रहे हैं वो भी है, कैसे है थोड़ा। लेकिन भाई वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि जो लाइट ट्रेवल करता है, साउंड भी करेंगे, जैसे अभी ये साउंड हो रहा है आप तक पहुंच रहा है। अरे भैया स्पीड साउंड की है क्या? साउंड कोई वस्तु है क्या? वो उन्होंने कैलकुलेट अब स्पेस में साउंड है ही नहीं, स्पेस में साउंड नहीं। मान लीजिए यहाँ से इधर तक साउंड ट्रेवल कर रहा हो, इधर बीच में स्पेस है, तो कैसे ट्रेवल करेगा? तो पार्टिकल्स है उसके द्वारा। अरे पार्टिकल नहीं हो उस स्थिति में बात कर, हाँ, तो उसमें तो ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो फिर साउंड पहुंच कैसे रहा है? सूर्य से यहाँ तक या आकाश गंगाओं से यहाँ तक लाइट कैसे पहुंच रही है? यदि कोई इकाई नहीं है वस्तु के रूप में, मटेरियल इकाई नहीं है, इनका क्या कहना है समझो, तो लाइट है ये मतलब पता अभी तक कैसे? जो भी प्रभाव हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे प्रेशर, ठीक है, हीट, फिर तरंग या तो फिर विद्युत, जो भी प्रभाव की बात हो रही है सभी प्रभाव में मीडियम चाहिए। ठीक है, अभी लाइट को भी हम लोगों ने साइंस में ऐसा कह दिया है कि वो बाकी प्रभाव जैसा एक वही है, लेकिन उसको मीडियम नहीं चाहिए, ऐसा डिफाइन कर दिया। उसको नहीं समझ पाए अभी तक हम लोग। अभी उसको मेजर भी कैसे कर रहा है, और वो मेजर हो रहा है तो क्या मेजर हो रहा है, कैसे मेजर हो रहा है, क्योंकि वस्तु तो है नहीं, साउंड भी कोई वस्तु नहीं है। और दूसरी बात है कि मैक्सिमम हिस्सा स्पेस है, जैसे सूर्य से पृथ्वी के बीच में मैक्सिमम जो ट्रेवल हम लोग कह रहे हैं कि इतने मिनट में इतना ट्रेवल करती लाइट, वो मैक्सिमम तो स्पेस है, तो स्पेस में कैसे मेजर करें? चलो क्या बात हुई अभी हमारे બસ એ લાઇટની જ વાત છે એમ. हाँ એટલે સાયન્સ જે કહે છે ને ભાઈ 3 લાખ કિલોમીટર પર સેકન્ડ લાઇટ ટ્રાવેલ કરે છે, એમ આ બાબાજીને અને આપણો એક પ્રશ્ન છે કે ભાઈ ટ્રાવેલ કઈ રીતે કરે છે, પાર્ટિકલ્સ નથી તો એટલે એમાં વસ્તુ શું છે કે એક ક્વેશ્ચન એ છે કે જો સમજો કે બીજા કોઈ પણ પ્રભાવની વાત કરીએ તો હીટ વાત કરીએ, સાઉન્ડ વાત કરીએ, વિદ્યુત વાત કરીએ કે પછી તાપ, દાબ, કોઈ પણ વસ્તુ, તો એનું ટ્રાવેલ જે છે ને એ વસ્તુ રૂપમાં કશું નથી, પણ પ્રેક્ટિકલી એ એકબીજાના પાર્ટિકલ્સના પ્રભાવના હિસાબથી છે. હવે આપણે લાઇટને અત્યાર સુધી હું તમને કહું કે ફોર્મ ઓફ એનર્જી કન્સિડર કરીને કે ભાઈ લાઇટ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ એનર્જી, બધાને સાથે આપણે મૂકી દઈએ છીએ, બટ લાઇટ એક એવી વસ્તુ છે કે જે અત્યારે મીડિયમ વગર પણ ટ્રાવેલ કરે છે, આપણે એવું એક બાજુ કહીએ છીએ, બરાબર? તો એ જે પ્રક્રિયા છે અને બીજા બધા જે પ્રભાવ છે એને બાબાજીએ સેપરેટ કેના કે પ્રતિબિંબન ક્રિયા છે, જે દરેક ઇકાઈમાં થાય છે, અને બીજા બધા પ્રભાવ છે, અને પ્રતિબિંબન ક્રિયા કન્ટિન્યુઅસ છે. હવે ત્યાં આગળ પ્રશ્ન એ છે કે સમજો કે જ્યારે આપણે એવું કહીએ છીએ કે હીટ પણ ટ્રાવેલ કરે છે કાં તો સાઉન્ડ પણ ટ્રાવેલ કરે છે, તો અલ્ટિમેટલી એ એટમ્સના વચ્ચેનો પ્રભાવને આપણે મેજર કરીએ છીએ ગતિના રૂપમાં, કે ભાઈ અત્યારે આ ડિસ્ટન્સથી આ ડિસ્ટન્સ અત્યારના લેવલે આ એનું જે વેવ ફ્રીક્વન્સી કે જે પણ એ રીતે મેજર કરીએ છીએ. તો લાઇટને એ રીતે તમે શું મેજર કરો છો? તમે જ્યારે કહો છો કે 3 લાખ કિલોમીટર વચ્ચે તો વસ્તુ તો છે નહીં, સાયન્સ પણ હજી નથી જ સમજી શક્યું, કારણ કે એ લોકો હજી એ ડ્યુઅલ ફોર્મમાં છે કે ભાઈ ઇટ ઇઝ અ પાર્ટિકલ નેચર કે પછી ઇઝ ઇટ અ વેવ નેચર, એના ક્વેશ્ચન તો છે જ હજુ સુધી, પણ तो ट्रैवल શું કરે છે, શું મેજર કરે જોવું પડે. वो प्रकाश में मेजर कर रहे हैं भैया, मेजर तो प्रकाश ही हो रहा है. अब प्रतिबिंब कोई गति नहीं है ना, प्रतिबिंब क्योंकि वस्तु नहीं है इसलिए गति कैसे होगी? कोई वस्तु होगी तो उसमें गति होगी, प्रतिबिंब तो कोई वस्तु नहीं है. जैसे पानी का प्रतिबिंब, चंद्रमा का पानी में प्रतिबिंब है, तो क्या वो चंद्रमा है क्या वो भौतिक रासायनिक है क्या? उसमें ताप है, फिर भी चंद्रमा दिख रहा है ना आपको चमकता हुआ, उसका प्रकाश भी दिख रहा है पानी में. वो पानी, चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वस्तु नहीं है. आईने में हम दिख रहे हैं अपने को, तो
क्या वो प्रतिबिंब कोई वस्तु है? हाँ तो क्योंकि कोई भी वस्तु होगी तो उसका रूप गुण स्वभाव धर्म होगा। प्रतिबिंब का कोई रूप गुण स्वभाव धर्म नहीं होता, बिंब का ही रूप गुण स्वभाव धर्म होता है। तो प्रतिबिंब कोई वस्तु ही नहीं, यदि वहां से कोई ट्रेवल होके आ रहा है तो प्रतिबिंब वस्तु होना चाहिए ना, तो वस्तु के रूप में प्रतिबिंब सिद्ध ही नहीं होता। तो भैया हम लोग जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस, तो अब प्रकाश के प्रभाव में क्रिया हो रही है ना। अब उसमें प्रकाश में हो रही है या प्रकाश के साथ कोई किरण आ रही है उससे हो रही है? मतलब तब बिंब के प्रभाव से हो रही है, ऐसा कह सकते हैं। तब तक का जो प्रतिबिंबन है, हाँ तो एक लाइट का प्रतिबिंब है और एक ताप का प्रतिबिंब। ताप का प्रतिबिंब ताप के रूप में रहता है। जैसे हम लोग गिलास में करते हैं ना, उसमें तो सूर्य को फिर उसका फोकस कहीं करते हैं तो वो जलने लगता है ना, तो ताप का प्रतिबिंब है। तो ताप का भी प्रतिबिंब होता है। ताप का भी होता है। अभी जैसे साउंड ट्रेवल करती है तो क्या होता है, तो जो जैसे मान लीजिए एक इकाई है और एक इकाई है, इसके बीच में स्पेस है, लेकिन साउंड यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, तो क्या हो रहा है, तो यहाँ जो कंपन है इसका कंपन का प्रतिबिंबन यहाँ हो रहा है, क्योंकि कंपन ट्रेवल करने मीडियम नहीं है ना। इकाई एक दूसरे को स्पर्श ही नहीं करती है, जैसे परमाणु का पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को स्पर्श नहीं करता, एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता। तो उसका मतलब ये हो गया कि जैसे मीडियम नहीं है, सूर्य का जो ताप है उसका भी प्रतिबिंब यहाँ तक उसका प्रभाव है। तो बात तो राइट है ने, समझो जो पॉइंट है। આજે તમે અત્યારના લેવલે સમજો કે પાણી ગરમ કરો છો, બરાબર? નહીં, એ બરાબર નહીં અત્યારના લેવલે એકે વસ્તુ એકબીજાને અડેલી તો નથી। હા, એ વાઇબ્રેશન થાય છે અને એ પાછળ લાઇટની વાત લાઈટ વાઇબ્રેશન પણ એમાં તો મોલેક્યુલ ને બધું છે એવું વચ્ચે હા પેલા પછી એનો આખો પ્રભાવ જે છે ये अर्थ पर आपका પ્રભાવની અંદર થાય છે સ્પેસ અને વેક્યુમ બેમાં પાછો ડિફરન્સ કરો, કારણ કે વચ્ચે સ્પેસ છે અને જેમ કે આપણો સાઉન્ડ રાખીએ તો સાઉન્ડ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય ના જાય સ્પેસમાં સાઉન્ડ ટ્રાવેલ ના કરે। સાઉન્ડ ના એમની સ્પેસમાં વાત કરે તો બીજા કરે છે સાઉન્ડ અહીંયા આવે છે કે क्या ना બે ना नहीं कहता क्या ये नहीं साउंड में ट्रैवल होना होता है तो पार्टिकल जो पार्टिकल જોઈએ सपोज ऐसा कह सकते हैं, सपोज कोई ग्रह है जहाँ पे सन का लाइट नहीं पहुंचता वहां तक, तो वो सन के प्रभाव से बाहर है। अरे इस सन का नहीं पहुंचता, किसी और सन का तो पहुंचता है। नहीं लेकिन अपने सन से मतलब अपने सोलर सिस्टम का जो सन है उसके प्रभाव से बाहर है क्या? तो उसका प्रभाव क्षेत्र है उससे बाहर है, ऐसा तो कह ही सकते हैं। अगर नहीं पहुंच रहा है तो अपारदर्शक वस्तु सामने इसलिए नहीं पहुंच रहा, और कोई कारण नहीं। પહોંચે જ છે, આપણને સ્ટાર દેખાય છે તો આપણા સોલર સિસ્ટમની બહાર જ છે। उसमें तो बाबा जी का तो वहाँ कहना है कि अस्तित्व में जितनी भी इकाई है, जितने भी यूनिवर्स है, सब एक दूसरे पर प्रतिबिंबन है, वो तो बात सही है, लेकिन जो एक प्रतिबिंबन ये है, दूसरा कि ताप का प्रतिबिंब और जो ये अपना इसका प्रतिबिंब होता है अपना जो साउंड का, वो उसका प्रभाव का मतलब लिमिटेशन होता होगा कि उसका ताप कहाँ तक पहुंचता है, वो तो वही है ना, मतलब जितना लंबा होगा उतना कम होता जाएगा। हाँ, जैसे बिंब का प्रतिबिंब और प्रतिबिंब का अनुबिंब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वालों जो है एनर्जी ये भैया स्पेस में कुछ अगर बड़ा धमाका होगा तो वो इधर अपने को नहीं आएगा। धमाका स्पेस में थोड़ी होगा। स्पेस में नहीं, કોઈ બી ગ્રહ कोई भी ग्रह गोल में होगा, ग्रह गोल में। एक सूचक ग्रह गोल में होगा तो वो यहाँ पे हमको सुनाई देगा, वो ट्रैवल करेगा, ट्रेवल कर ही रहा है। वस्तु ना रूप में कसुन ट्रेवल कर रहा है मतलब क्या हो रहा है? मतलब वो हमको सुनाई
दे सकता है તમે અત્યારે સાઉન્ડ अगर वो सुनाई दे सकता है तो मतलब उसको સાઉન્ડ मीडिया ના नहीं અંદર चाहिए પણ અત્યારના લેવલે જે સાઉન્ડ ટ્રાવેલ થાય છે એ बाहर આપણે તમે practically જુઓ બહાર કેટલા એટલા સાઉન્ડ ટ્રાવેલ કઈ રીતે થાય છે તો આજે હું તમને કહું કે આપણે કંઈક કહીએ છીએ તો હું કંઈક કહું છું તો એ साउंड को એના ट्रैवल આજુબાજુ करने के જે लिए भैया વાતાવરણ वो एटम से पार्टिकल એના चाहिए અંદર હું जो बोल्यो इसके એના बिना લીધે कैसे? કંપન ઉભો થાય તો स्पेस સ્પેસ में तो કંપન ટ્રાવેલ particle કંપન ટ્રાવેલ કઈ રીતે नहीं થાય? यदि તો બે स्पेस બીજા में પાર્टिकल सिद्ध नहीं हो रहा है कहाँ એકબીજાને અડેલા તો નથી પણ એ કંપનનો પ્રભાવ અત્યારના લેવલે અમુક ક્ષેત્ર સુધી જ છે અહીંયા આગળથી ત્યાં આગળ સુધી વચ્ચે વેક્યુમ હોય તો એ કંપન ટ્રાવેલ નહીં કરી પાર્ટિકલ નજીકમાં અત્યારે એટમ છે તો એ કંપન ટ્રાવેલ કરી શકે है એ એટમ પણ એકબીજાને અડેલા તો નથી बोलते हैं हम पार्टिकल एटम में ही होता है एटम में ही होता है हाँ तो अभी और sound यदि में- स्वतंत्र रूप से एटम से कोई पार्टिकल को निकालते हैं वो वापस किसी एटम में चला जाता हाँ, तो अभी साउंड को जो ट्रैवल करता है तो उसके लिए उसको पार्टिकल तो चाहिए ना, ऐसा है हाँ હા એ એમને શું ट्रेवल થયું करता કે है એ क्या અત્યારના मतलब લેવલે स्पेस में थोड़ी પ્રભાવ છે. ट्रेवल For example, स्पेस में नहीं even करता पार्टिकल में वाइब्रेशन તો के એ द्वारा પણ प्रतिबिंब ये जो वाइब्रेशन इसमें होता है वो वाइब्रेशन यहाँ प्रतिबिंबित हो जाता उसी को वाइब्रेशन प्रतिबिंब होने के लिए पार्टिकल होता है तो चाहिए है हाँ લેકિન પાર્ટિકલ હું અત્યારે એવું સમજી રહ્યો છું અત્યારે કે દરેક વસ્તુના જે પ્રભાવનું પ્રતિબિંબ છે ને એ અત્યારના લેવલે બધા અલગ અલગ પ્રતિબિંબ જે થઈ ગયા છે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક હું તમને કહું કે ફોર એક્ઝામ્પલ આજે આપણે પ્રકાશની વાત કરીએ છીએ તો બિંદુ પ્રતિબિંબ લોંગ ડિસ્ટન્સ લોંગ અત્યારે લેવલે જર્ની સુધી જઈ શકે છે जैसे- પણ એ વસ્તુ સાઉન્ડમાં નથી તાપમાં પણ અત્યારે એનો પ્રભાવ ક્યાંક કે એનો પ્રતિબિંબ અમુક ડિસ્ટન્સ સુધી જઈ શકે છે એના પછી નથી જઈ શકતો સન આટલું હોટ છે એટલે હજી હદ સુધી આવે છે પણ આજે તમે અહીંયા ગેસ ચાલુ કરો તો હું તમને કહું પેલાના ઘરમાં ગરમ ના થાય સાઉન્ડમાં જે આન્સર છે ને એ જ આમાં છે ખાલી ફરક એટલો જ છે કે ભાઈ સાઉન્ડનો જે પ્રભાવ છે એના કરતા પ્રકાશનો પ્રભાવ વધારે છે. સમજો કે આજે સાઉન્ડમાં શું છે? સમજ में आया नहीं બોલીએ તો આ સાઉન્ડ हैं? લોકો કોઈ છેક 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 સુધી इतना सरल नहीं है ना हम लोगों ने साइंस को ऐसा मान लिया है कि हम पढ़ते समय हमने याद हो गया तो हमने काम समझ लिया। मान लिया अभी पता लगता कुछ भी समझा नहीं પ્રોપર્ટીઝ છે એટલી વધારે છે કે એ સ્પેસમાં એટલે આ જે બહુ માઇક્રોમાં સ્પેસ છે છતાં પણ જે પ્રભાવ પડે છે તો એ લાઇટની એ વધારે છે એટલે એ ટ્રાવેલ કરે આપણને જે આપણને લાગે કે સ્પેસમાંથી આ કેવી રીતે થાય? તો પણ એ થાય છે એ રીતે એ થયું સર મને આમ લોજિકલી એકદમ રાખીએ જો ડિસ્કસ કરીએ કે બાબાજીને કઈ રીતે કહેવામાં આવ્યું છે કારણ કે જ્યારે એમાં સમજો કે સાઉન્ડમાં અત્યારના લેવલે જ્યારે સાઉન્ડના પ્રભાવની વાત કરીએ છીએ એમાં ટાઈમ આવી જાય છે સેમ વસ્તુ હીટના પ્રભાવની વાત કરીએ તો એના અંદર ટાઈમ એટલે હું અહીંયાથી બોલું ને તમને ત્યાં પહોંચે એમાં ગેપ છે એનો ટાઈમ નથી એટલે એક્ચ્યુઅલી ક્રિયા છે નહીં કરીએ છે મારી વાત સમજે એમાં एक और પ્રકાશના રેફરન્સથી પ્રકાશ हिमांशु भाई एक और आपके लिए विचार करने को मुद्दा दे रहे हैं कि कुछ ध्यान की विधियां होती हैं जैसे मान लो उस विधि से मैं यहाँ बैठे अपने घर का पूरा चित्र देख लेता हूँ तो बीच में बहुत सारी अपारदर्शक वस्तुएं हैं ना और जो दूरी भी है और ये भी देख लेता हूँ कि मेरा भाई सीढ़ी चढ़ रहा है उतर रहा है मेरी माँ सफाई कर रही है ये भी देखने का क्रिया और इसको वेरीफाई करके देखा गया ऐसे ही होता है तो यदि प्रतिबिंब मेरे अंदर नहीं बन रहा है ना तो मैं देख कैसे रहा इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बाबा जी ने जो कहा है उसमें शायद से समझने में गैप हुआ है लेकिन કારણ કે આમાં છે ને કોની ભાઈ અગર આપણે સોમભૈયાને પણ હું આ વચ્ચે જે વચ્ચે એમની જે અધ્યયન બિંદુ ને એના પછીની જે હતી ને તો એમાં આપણે ડિસ્કશન થતું હતું ને એમાં મેં પ્રશ્ન કર્યો હતો એટલે એ વખતે એમને પણ કીધું હતું કે ભાઈ કાલ જैसी कोई टाइम जैसी कोई वस्तु नहीं है મેં કીધું વસ્તુ નથી બરાબર છે પણ આપણે મેજર તો કરી શકીએ છીએ અવધિને અવધિ તો છે જ કોઈ પણ વસ્તુ બરાબર અવધિને મેજર કરી શકીએ છીએ તો હું તમને કહું કે આપણે અત્યારે એ રીતે અગર પ્રકાશ નહીં જોઈએ હા પ્રકાશ કન્ટિન્યુઅસ પડે છે એનું કોઈ ક્વેશ્ચન નથી
પ્રકાશમાં એવું નથી કે ભાઈ એક વસ્તુ આવી અને એના પછી હું તમને કોઈ એક ગેપ છે પછી બીજો પ્રકાશ આવ્યો તમે અત્યારે ઓળખી ન શકતા એવું નથી, કન્ટિન્યુઅસ. સાઉન્ડ તો અત્યારે કન્ટિન્યુઅસ જ છે ને. કન્ટિન્યુઅસ એટલે અત્યારના લેવલે સમજો કે કોન્સ્ટન્ટ અવાજ થાય અગર ફોર એક્ઝામ્પલ તો એ 2 માં કોઈ ગેપ નથી, કોઈ અવધિ નથી. આજે જો એક વસ્તુ એ છે કે મારી આંખ અત્યારના લેવલે સમજો કે 1/10th ઓફ અ સેકન્ડની ફ્રેમને જોઈ શકે છે. હવે 1/10 થી વધારે ફ્રેમ્સ અત્યારના લેવલે આવે છે તો હું બેને સેપરેટ નથી કરી શકતો, બરાબર. એ એક વસ્તુ અલગ છે ફ્રેમના રેફરન્સથી જોઈએ, બટ એવું પ્રકાશમાં નથી એમ. આજે હું તમને કહું કે જેટલું પણ ઝીણવટથી અત્યારના લેવલે જોવાની ટ્રાય કરીએ કે સેમ વસ્તુ સાઉન્ડમાં કરવાની ટ્રાય કરીએ તો અગર કોઈ ટૂંક અવાજ આવું આવે છે તો એને ગમે તેટલા અત્યારના લેવલે અવધિના વચ્ચે હું તમને કહું કરવાની ટ્રાય કરું ટૂંક કોન્સ્ટન્ટ આવશે. મારી વસ્તુ સમજો છો? એમાં ગેપ નથી, આવું હું સમજુ છું અને એ તો રિયાલિટીમાં એવું છે. કન્ટિન્યુઅસમાંથી એ વસ્તુ પકડાય છે કે સમજો અત્યારના લેવલે કે હું બોલ્યો તો હું એક સ્ટાર્ટ થયું હું એક એન્ડ થયું, બરાબર. તો એ સ્ટાર્ટ થયું ને એન્ડ થયું એના વચ્ચે એ જે ગેપ આવ્યો અત્યારે જેમાં હું બોલાયું એના વચ્ચે અગર તમે ટુકડા કરી જોડો તો અત્યારના લેવલે તમને એવું ના ખબર પડે કે ભાઈ આ ઓકે આ બેના વચ્ચે આ હુંના વચ્ચે અત્યારે ગેપ છે, એવું ના ખબર પડે. એટલે એ હુંની અવધિને ગમે તેટલી નાની કરશો ને તમને ત્યાં આગળ હું તમને કહું હું મળશે એમ. એ કન્ટિન્યુઅસ લાઈન છે, ડોટેડ લાઈન નથી. એ તો સપોઝ આપણે બોલીએ સપોઝ આપણે બોલીએ આવું બોલ્યા તો હવે સપોઝ જે બોલ્યા તો અલ્ટિમેટલી હું કહું કે જે બોલ્યા એને તમે એ રીતે એક વસ્તુ જો તો કોઈ પણ એક જે વાઇબ્રેશન્સ છે એ ચાલુ થયું અને એ વાઇબ્રેશન પૂરું થયું પણ એ વાઇબ્રેશનના વચ્ચે પણ તમે એની પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ તમે કોઈ પણ એક પોઈન્ટ પકડો તો वाइब्रेशन स्पेस में नहीं है ना, वाइब्रेशन वस्तु મારો में। પોઈન્ટ સમજો તમે. એમને હું કહું ચલો સ્ટાર્ટ જોઈએ કે વાઇબ્રેશન્સ કે હું કહું કે ક્યુ એક લેવલે એ પતી જશે તો એની તીવ્રતા તીવ્રતા જ છે. હા કોઈ માનસ બોલ્યો તમને પહેલા હિમાન ઈ સંભળાશે પછી હિમાન પછી એ તો તમારી ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ થાય છે. તમારી અત્યારે બોલવાની ઇન્ટેન્સિટી ને ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ થાય એટલે નહીતર તો હું તમને કહું તમારું ગળું જે છે એ અલ્ટિમેટલી મલ્ટિપલ છે. હા જે પહેલું બીજું અને ત્રીજું જે છે ને એ પ્રમાણે લાઈનમાં સમજાશે. હા એ વાત રાઈટ છે, એ વાત તો રાઈટ જ છે, એની વાત નથી. જો હવે મારો શું ક્વેશ્ચન છે કે આજે હમણાં દિવસ છે તો સનની અત્યારે લાઈટ પડી રહી છે, બરાબર. હવે સનની લાઈટ પડી રહી છે તો અત્યારે સમજો કે મારી આંખ નથી જોઈ શકતી કે ભાઈ આના વચ્ચે કોઈ ગેપ નથી, બરાબર, કોન્સ્ટન્ટ પડી રહી છે. પણ તમે આંખને અત્યારના લેવલે ભૂલી જાઓ, તમે કોઈ એક્સપેરિમેન્ટમાં અત્યારના લેવલે કન્સિડર કરો કે એક્સપેરિમેન્ટમાં તમે કન્સિડર કરશો તો તમે ગમે તેટલી નાની ફ્રેમ્સ અત્યારે એને રેકોર્ડ કરવાનો ટ્રાય કરશો ને તો કોઈ પણ ફ્રેમમાં તમને પ્રકાશ આવશે. કેમ? અગર જો અત્યારના લેવલે એ અગર જો કન્ટિન્યુઅસ ના હોય તો વચ્ચે કોઈ એવી ફ્રેમ પણ આવી જવી જોઈએ કે જ્યાં આગળ પ્રકાશ નથી. અગર ટક 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 એ રીતે આવતું હોય તો કન્ટિન્યુઅસ એટલે સમજ્યા મારો પોઈન્ટ એમ. ટક 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 હા એ રીતે. એટલે હું એ જ કહું છું, એ સંદર્ભની જ વાત કરું છું કે સાઉન્ડ એ કન્ટિન્યુઅસ છે, હીટ એ કન્ટિન્યુઅસ છે અને પેલું પણ તોય સાઉન્ડ અને જ્યારે હીટની વાત કરીએ છીએ ત્યારે કન્ટિન્યુઅસ હોવા છતાં હું તમને કહું કે ટાઈમ તો છે જ. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયાથી ક્યાં જવામાં એને ટ્રાવેલ કરવામાં એ ફ્રેમ તો લાગે છે તો સેમ વસ્તુ પ્રકાશમાં હોવી જોઈએ એટલે પણ અહીંયા એવું નથી. अच्छा यदि मान लीजिए બાબાજીનું कि એવું કેવું છે આ લોકો જે બધા સમજ્યા છે હિમાંશુભાઈ, કે ભાઈ પ્રકાશમાં કોઈ અવધિ નથી. हिमांशु भाई यदि किसी का એ તો ખેર છે. किसी का कान नहीं है હા तो साउंड है ये सिद्ध हो सकता है? उसके पास इंस्ट्रूमेंट वो नहीं तो शब्द बोले नहीं लेकिन sound मतलब ये जो कान आपका काम नहीं करता बिल्कुल भी, है ना, मान लो कान का इंद्रिय नहीं है तो साउंड है सिद्ध होगा? કે આ લોકો અખા વર્ગ કોઈને કાન જ નથી સાઉન્ડ છે કે નહીં થાય. लेकिन वास्तविकता तो जे छे तो રહેવાની કે નહીં રહેવાની એને સાઉન્ડ શબ્દ નહીં આપો તમે કઈ વાઇબ્રેશન છે જ. હા બાકી જે છે એ તો છે जैसे मान लो मेरी आंख नहीं है, देखने का क्रिया आंख से हो रहा नहीं है तो प्रकाश है मेरे लिए सिद्ध होगा?
अब मान लो मैं शरीर छोड़ दिया, आंख नहीं है और प्रकाश है, वो तो भैया अभी भी है ना, प्रैक्टिकली अगर देखेंगे। तो यदि मान लो मैं यदि सभी अंधे होते तो प्रकाश है सिद्ध होता क्या? तो इसका मतलब है आंख प्रकाश को पहचानना जो है आंख के से ही होता है ना, जैसे कान से ही हम साउंड को पहचानते हैं। यदि कान नहीं है तो साउंड है सिद्ध नहीं होगा। अजीब, मान लीजिए कि शरीर नहीं है तो साउंड है कैसे सिद्ध होगा? कोई वस्तु भैया सिद्ध नहीं हो पाती है, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अस्तित्व में नहीं है। हैं? वही तो बोल रहे हैं। अस्तित्व में तो है ही। अस्तित्व में तो है ही। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अस्तित्व में नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो पहचानना है हमारे, जो वो पहचान आप मेजर जिस कोई पण प्रबोधक मेरे को पूछो। આપણે રાખી हाँ? जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो पहचानना है वो सभी जगह होता है। आंख से भी पहचानते हैं और आंख के बिना भी पहचानते हैं वस्तुओं को। तो वस्तुओं को पहचानने की क्रिया ही प्रकाश, इसको अपन कह रहे हैं प्रकाश में ही पहचानना होता है। प्रकाश विहीनता जो है अज्ञान ही प्रकाश विहीनता है। तो अस्तित्व क्योंकि व्यापक वस्तु ही प्रकाश है, संपूर्ण व्यापक वस्तु ही प्रकाश है, ऐसा है। क्योंकि व्यापक वस्तु के बिना पहचानना नहीं होता किसी भी इकाई को। तो या व्यापक वस्तु से ध्यान हट जाता है, जिसको अज्ञान कह रहे हैं ना, तो वस्तुएं पहचानने में नहीं आती। वस्तुएं तो होती हैं, पहचानने में नहीं आती। તો બાબાજીએ લખ્યું નથી પણ अच्छा, एक और વાત થઈ હોય એમાં કે बाबाजी ने बाबाजी ने एक घटना सुनाया। उनका एक शिष्य था, उन्होंने चिट्ठी लिखा कि हमारा जो है हैदराबाद ट्रांसफर हो गया, तो आपकी इजाज़त चाहिए हमको वहाँ ज्वाइन करने के लिए। तो बाबा पढ़ते पढ़ते बाबा ने देखा कि वो कार से जा रहा है, कार का एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने खबर लिख के भेज दिया कि तुमको इजाज़त नहीं है, नहीं जाना। नहीं गए वो। फिर उनका 1 साल बाद फिर ट्रांसफ़र हुआ उसी जगह। तो उन्होंने कहा बाबा जी से पूछेंगे, तो बाबा जी मना कर देंगे। तो बिना बताए जाते, वो बिना बताए गए और रास्ते में उसी तरीके से कार एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया। ऐसा तो घटना घटने से पूर्व भी देखा जा सकता है घटना। अब इसमें अनुमान नहीं है, इसमें अनुमान नहीं है। घटना घटते समय भी घटना को देखा जा सकता है। जैसे बाबा जी ने एक घटना सुनाया कि उनकी गाय जो है कहीं जंगल में चली गई, मिल नहीं रही थी। तो ये लोगों ने बाबा जी से पूछा, अम्बा दीदी ने, कि बाबा गाय नहीं मिल रही। तो बाबा जी ने कहा कि ध्यान करके ये कहा कि इस पेड़ के नीचे एक पत्थर में उसका पैर फंस गया है, दरार में, उसकी दरार में पैर फंस गया। तो वो पेड़ का लोकेशन पता था, तो ये लोग गए तो वहीं पे गाय उसी स्थिति में मिली, उसका पैर निकाल के फिर उसको ले। मतलब जिस समय घटना हो रही है उस समय भी घटना को देखा जा सकता है। देखने की क्रिया तो प्रकाश में ही हो रही है ना, क्योंकि यदि गाय की जगह पे अंधकार होता तो बाबा कैसे देख पाते उसको, है ना? तो वहाँ प्रकाश ही है, तो हर इकाई प्रकाशित ही रहती है। देखने का क्रिया जो है, तो मतलब आगे का घटना भी देख सकता है जीवन, जिस समय घट रहा है उसका विगत का भी देख सकता है। मतलब आपके जीवन में पहले क्या घटना हुआ है उसको भी देख सकते हैं। तो आप कहेंगे जो पिछला घटना है वो तो आपके चित्रण में बना हुआ है, तो वो चित्रण का प्रतिबिंब आ गया है, उससे देख लिया। आगे का घटना कैसे देख, या जैसे साइमल्टेनियसली कोई घटना हो रही, बहुत सारी अपारदर्शक वस्तुओं के बीच में से भी जीवन उसको देख सकता है, जीवन उसको देख पाता है। तो वो आगे की घटना का भैया एक्सप्लेनेशन क्या है? पता नहीं क्या है तार्किक रूप से उसका यही है कि घटना कहीं पर सूक्ष्म में घट जाती है,
उसका प्रभाव सरफेस पे बाद में आता है। जैसे अभी जितने भी हम लोग प्रभाव का आकलन करते हैं ना, प्रभावों का आकलन जो हम करते हैं, उसमें घटना कहीं हो जाती है, उसका प्रभाव आते आते समय लगता है, हम उसका अनुमान लगा लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। जैसे भूकंप है, भूकंप का जो घटना है वो कहीं पे पृथ्वी के अंदर में किसी जगह पे होता है, उसका प्रभाव आने में कुछ मिनट कुछ सेकंड लगता है, उसी को तो मेजर करते हैं। अभी जो सेस्मोमीटर से मेजर क्या करते हैं, जो घटना हुआ उसमें भी जो वाइब्रेशन आता है उसका गति साउंड की गति से कम होता है, साउंड का गति ज्यादा होता है। तो साउंड के मेजरमेंट के आधार पे वाइब्रेशन का मेजरमेंट होता है कि इतनी देर में यहाँ पर प्रभाव आएगा, क्योंकि साउंड पहले आ जाए। साउंड से पहले भी कोई चीज आती है, मतलब जो घटना घटने से पहले यानी भूकंप आने से पहले वहाँ के पक्षियों को पता लग जाता है, बंदरों को पता लग जाता है। ये भी स्टडी की है कि ट्राइबल लोगों को पता लग जाता है, जो ट्राइबल लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं वो जगह छोड़ देते हैं। जैसे ये हाई टाइड्स आते हैं ना, तो आने के पहले ही वो लोग उस जगह को छोड़ देते हैं, उनको पता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ भैया कि एक्स्ट्रा सेंसरी जिसको बोलते हैं, साउंड या तो फिर इवन अपना जो हीट है वो भी प्रकाशित ही होता है, सब प्रतिबिंबन विधि है। मतलब इवन साउंड हीट सब साउंड का भी प्रतिबिंबन है। मतलब जैसे मान लो अपन कल्पना में करें कि एक मटेरियल बॉडी यहाँ है, एक मटेरियल बॉडी, बीच में स्पेस है, तो यहाँ जो कंपन होता है वो कंपन इसको ये ग्रहण कर लेता है, क्योंकि ये स्पेस है ना, वो बाधा नहीं है, है ना, इसलिए वहाँ दूरी नहीं है। हम लोग दूरी स्पेस के रूप में देख रहे हैं, जबकि स्पेस कोई बाधा नहीं है अपने आप में, है ना। तो इसलिए वो लेकिन अभी समझो कि 1 2 3 4 ऐसे 5 7 अलग अलग मटेरियल है, तो यहाँ पर जो कंपन होता है फिर वो दूसरे में कंपन होता है, फिर तीसरे में होता है, फिर चौथे में ऐसे ही इसी को ट्रेवल करते हैं। तो एक से दूसरे में जब कंपन होता है, दूसरे तीसरे में, तो उसमें अवधि तो है, अवधि मतलब वो टकरा ही नहीं रहा है ना, टकरा नहीं रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, मतलब दूरी ही है ना, लेकिन अवधि है। यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक खत्म होने में अवधि तो है ही। अरे तो ट्रेवल क्या कर रहा है भाई, स्पेस में तो ट्रेवल नहीं कर रहा ना, कुछ नहीं कर रहा है, तो प्रतिबिंब नहीं हुआ ना, कंपन का प्रतिकंपन, जैसे बिंब का प्रतिबिंब। ये भैया मैं समझ गया कि कंपन का प्रतिकंपन या तो फिर बिंब का प्रतिबिंब हुआ, मतलब वो हम लोग जो ये कह रहे हैं कि साउंड है तो साउंड का प्रतिबिंब हुआ, ठीक है, और उसका अनुबिंब हुआ, प्रत्यानुबिंब हुआ, और वो होता रहता है। एक समय के बाद वो कम हो जाता है, मतलब ठीक है, वो कुछ समय के बाद वो कम हो जाता है। हाँ। और समय जो आपने कहा कि कुछ समय क्यों कम हो जाता है, प्रश्न है कि कम क्यों हो जाता है, क्योंकि अस्तित्व में सामान्य बनाने का क्रिया है, से अस्तित्व में सामान्य। जैसे ताप कम हो जाता है, तो ताप कम क्यों होता है, क्योंकि अस्तित्व उसको सामान्य बनाए रखता है। मतलब क्या, ऊष्मा को पी लेता है ना, जैसे सूर्य की ऊष्मा को बाकी ग्रह जो है वो पी रहे हैं, सूर्य को सामान्य बनाने का क्रिया निरंतर चल रहा है, सूर्य के ताप को। जैसे हमारे बॉडी में जो ताप जनरेट होता है कहीं कहीं, उसको सामान्य बनाने का मैकेनिज्म बॉडी में चलता रहता है ना, इसलिए शरीर एक सामान्य ताप में बना रहता है। सामान्य बनाने का मैकेनिज्म चलता रहता है, अस्तित्व में इसी का नाम व्यवस्था है, बॉडी में भी चलता रहता है, अस्तित्व में भी चलता रहता है। तो जैसे वो कंपन ना हुआ, वो कंपन ना हो ऐसे सामान्य बनाने की स्थिति है, हाँ, तो वो कंपन ना हुआ तो धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। जैसे ताप का भी कंपन ना होता है, वो तो धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। सामान्य का मतलब कंपन खत्म हो गया नहीं, बना रहता है, हर इकाई में कंपन बना ही रहता है। कंपन शून्य थोड़ी कोई इकाई है, गति शून्य नहीं, क्रिया शून्य नहीं, इसलिए कंपन बना रहता है। असामान्य कंपन को ही हम लोग कह रहे हैं कि वो साउंड है, सामान्य कंपन में साउंड नहीं है। जैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ तो भी कंपन तो बना ही हुआ है, हमारी कान नहीं सुन पा रहे, उस
कंपन को। वो कंपन जैसे को हमारे कुछ कान नहीं सूक्ष्म सुन पा रहे। कुछ सूक्ष्म ध्वनियां होती है, उसको संवेदी यंत्रों से हम सुन सकते हैं, कान नहीं सुन सकते। और कोई साउंड को तेज कर दीजिए, बहुत तेज कर दीजिए, है ना, उसको भी कान नहीं सुनता है, कान का सुनना बंद हो जाता है। ये साउंड बहुत तेज होती है। तो अभी भी अस्तित्व में बहुत सारी साउंड बहुत तेज हैं, हम सुन नहीं सकते, उनको किसी यंत्रों से सुन सकते। इसका मतलब ये हुआ भैया कि जो साउंड की वजह से जो कंपन है, ताप की वजह से कंपन है, या तो फिर किसी विद्युत की वजह से जो कंपन है, तो वो कंपन एक दूसरे के प्रभाव में जो कंपन होता रहता है, हाँ। वो जो समय लगता है वो अलग अलग है सब में। हाँ, जैसे विद्युत को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने में बहुत कम समय लगता है, साउंड को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, और हीट को उससे भी ज्यादा समय लगता है। हाँ, वो हो सकता है। हाँ। उसका उसको देख उसी को मेजर करना क्या, उसी को मेजर करना है। मेजर करना। और हम लोग लाइट ट्रेवलेबल कुछ नहीं था। जैसे मान लीजिए हमने किसी वस्तु को बहुत गर्म कर दिया, है ना, बहुत गर्म कर दिया, तो वो उसका जो ताप है उसका परावर्तन होता है, आजू बाजू की वायु जो है, क्योंकि रिक्त स्थली में तो ताप होता नहीं, तो वो परावर्तित ताप जो है वो वायु के जो अंश होते हैं वो उस ताप को ग्रहण कर लेते हैं। परावर्तन विधि से ही होता है। यदि परावर्तन नहीं होता तो ताप तो ट्रेवल करता नहीं, ताप कोई वस्तु नहीं है ना। और वो परावर्तन अल्टीमेटली प्रत्यानुबिंब भी है। तो यहाँ से ताप इधर आया है, इधर से इधर चला गया, इधर से उधर चला गया, ऐसा होता जाता है। ऐसा होता है तो बिल्कुल। और ये जो परावर्तन क्यों होता है, क्योंकि सामान्य बनाने की क्रिया है, अस्तित्व में सामान्य व्यवस्था में बने रहने का क्रिया है, अस्तित्व से अस्तित्व में। क्योंकि यदि सामान्य नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, सारा विकास जो है वो सामान्य अवस्था में ही होगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है भैया, आ रहा है। आगे चले। ताप का भैया कहाँ लिखा था, यहाँ पर कुछ लिखा था ना? ये लिखा है सबसे ऊपर वाली लाइन, 10वें नंबर पेज में। हाँ, इकाई से बाहर नहीं अग्नि की ताप संज्ञा है। इकाई से अब बाहर इकाई नहीं। किसको कह रहे हैं? जैसे परमाणु को इकाई। हाँ 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 हाँ। इसलिए मतलब जैसे एक तो ये होता है कि ताप का प्रतिबिंब और प्रत्यानुबिंब और अनुबिंब होता रहता है, हाँ। लेकिन जो इकाई अपने आप में से ताप बाहर निकालती है उसे तप्त बिंब कहते हैं, उसी में से किरण होता है। और इकाई से बाहर नहीं अग्नि की ताप संज्ञा है। तो वो मतलब हर इकाई में ताप तो रहता ही है, लेकिन जो हम लोग हीट करते हैं, इसमें ये पूछना है, पार्टिकल में ताप होता है कि परमाणु में ताप होता है? मतलब जो पार्टिकल है यदि परमाणु से उसको निकाल दें, वो तप्त रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता, नहीं समझ में आया। क्या क्वेश्चन सुनो? पार्टिकल यानी परमाणु से हाँ, इलेक्ट्रॉन, मान ली एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, वो तप्त रहता है कि नहीं रहता? एक दूसरे के प्रभाव में ही तब नहीं सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो रहेगा ही ना, है, रहेगा। तप्त रहेगा। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाल सकते हैं? मतलब एक एटम की बात कर रहे हैं ना? एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, हाँ, तो अभी वो तो निकाल- डिपेंड करेगा कि उसका एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते तो उसका वो चेंज क्या हो गया, रूप गुण स्वभाव धर्म में कितना क्या फर्क हुआ। उसमें ताप होगा कि नहीं? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन में ताप होगा कि नहीं होगा? हाँ। वैसे ताप एटम में ही होता है या पार्टिकल में भी होता है? सब में होता है ना भैया, हम्म? वो तो सब में रहेगा। होता है, इलेक्ट्रॉन में भी होता है। क्योंकि उसमें वो उसका प्रभाव तो रहेगा या तब तो बीम का बहुत ज्यादा हो जाता है रैंडम। जैसे एक इलेक्ट्रॉन में दाब होता है कि नहीं होता? नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता है। दाब तो एटम में ही हो सकता है, क्योंकि दाब परस्परता में ही होता है। ताप परस्परता में, लेकिन ताप भी परस्परता में, ध्वनि भी परस्परता। એ કરે તો એનો બિહેવિયર જ ખરાબ થઈ જાય એટલે ઓ સ્ફોટ થાય। परस्परता के बिना मेजर कैसे करें?
तो जैसे थर्मामीटर को स्पेस में रखें तो मेजर होगा, ताप नहीं होगा यदि उसके चारों ओर वायु नहीं है या कोई मीडियम नहीं। तो जब वो किसी से स्पर्श होगा तभी जिससे स्पर्श होगा उसी का मेजर होगा। अब स्पर्श तो होता नहीं है तो फिर क्या होगा? अस्तित्व में स्पर्श ऐसी कोई चीज नहीं है। स्पर्श तो एक सेंसरी चीज है। परमाणु में एक भी अंश एक दूसरे से स्पर्श नहीं होता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु से स्पर्श नहीं होता है। एक निश्चित दूरी बनी रहती है ना, निश्चित दूरी। बल्कि ज्यादा हिस्सा परमाणु में रिक्त स्थलीय है, ज्यादा हिस्सा रिक्त स्थलीय यानी दूरी ही ज्यादा है। स्पेस में भी यही है, स्पेस ज्यादा है, इकाइयां कम है ना, स्पेस बहुत ज्यादा है। सोलर सिस्टम में भी यदि पूरे मास को इकट्ठा कर दें और सोलर सिस्टम जहां तक फैला है उतने स्पेस का गणना करें तो रेशियो शायद मेरे ख्याल से 1:99 आएगा। इतना तो देख लीजिए, ये सब समझने के मुद्दे हैं। और ये भी समझने का मुद्दा है कि जड़ परमाणु में जिस प्रकार से क्रिया है, चैतन्य में क्रिया उससे भिन्न है ना। क्योंकि चैतन्य में न ताप है, न दाब है, न ध्वनि है, न तरंग है, न विद्युत है। चैतन्य में विद्युत भी नहीं, भार भी नहीं है, भार भी नहीं है। घनता ही नहीं है तो क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। घनता ही नहीं है तो क्या रहेगा? क्या चीज? मास नहीं है, सॉलिड नहीं है, घन है ही नहीं। नहीं, पार्टिकल तो पार्टिकल हैं लेकिन मास नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो भार है, वो भार क्या चीज होती है? इसको अपन कह रहे हैं कि परमाणु में भार होता है, तो हम कह रहे हैं अंशों का भार होता है। तो पृथ्वी में भार है या पृथ्वी भार शून्य है? क्यों है फिर शून्य, भार शून्य? इतने सारे पार्टिकल्स, अणु, परमाणु सभी इकट्ठे हुए, भार। ऐसे स्पेस में कोई चीज जाती है वो भार शून्य क्यों हो जाती है? ठीक है। तो जो अभी हम लोग भार कह रहे हैं कि एटॉमिक वेट हम मेजर कर रहे हैं, तो वो क्या है? मिसकंसेप्शन है। तो मिसकंसेप्शन है ना, एटॉमिक वेट एक मिसकंसेप्शन है। क्योंकि जीवन में भी पार्टिकल है लेकिन भार नहीं है। इसका मतलब भार जो है वो न्यूक्लियस और परिवेशी अंशों के बीच का जो आकर्षण है उसके आधार पे ही भार है। भार उसकी वजह से, लेकिन मास तो है भैया। मास तो है, मास को कहाँ कह रहे? तो वो तो जीवन में भी मास है, मास विहीन थोड़ी है जीवन। वो उसका आकार है ना। ચૈતન્યમાં પણ કોઈ પણ પાર્ટિકલ આપણે માસ आई जाओ। तो परमाणु में भार हो सकता है ना यदि, क्योंकि उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो परिवेशी अंश है उनमें आकर्षण है, इसलिए परमाणु का भार हो सकता है। उसी परमाणु को यदि हम स्पेस में ले जाते हैं तो वो वेटलेसनेस हो जाता है, उसमें वेटलेस है, उसमें फिर आकर्षण नहीं है किसी। है जड़ ही विकसित होकर चैतन्य बना। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, चैतन्य में न ताप है, न दाब है, न ध्वनि है, न तरंग है। जड़ ही विकसित होकर चैतन्य। इसका मतलब वो विलीन नहीं हुआ, वो जो उसमें जो था वो परस्परता खत्म हो गई। जो न्यूक्लियस के साथ जो असंतुलन था उसी के कारण से जो परस्परता थी उसी में ये सब चीजें पैदा हो रही। अब न्यूक्लियस से संतुलन हो गया इसलिए शून्य हो गया है, इसीलिए स्टेबल हो गए, परिणाम का अमृत हो गया। इसीलिए ताप खत्म, रासायनिक क्रिया खत्म हो गई, भार खत्म, ताप खत्म, ध्वनि खत्म, तरंग खत्म, है ना, रासायनिक क्रिया खत्म। इनर्ट हो गया रासायनिक।
ठीक है। आकर्षण बार એટલે आकर्षण हाँ तो इसीलिए फिर आगे लिखा है कि प्रत्येक ग्रह आकाश में शून्याकर्षण की स्थिति में है और ऐसी हर इकाई अर्थात ग्रह गोल आकाश में अपनी गति के अनुसार स्थिति है। शून्याकर्षण है इसलिए वेटलेसनेस होगा, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण में ये भी कहा गया ना कि यदि हमको कोई लीवर मिल जाए तो हम लीवर से इस पृथ्वी को उठा के अनंत दूरी तक ले जा सकते हैं, क्योंकि वेटलेसनेस है उसमें, है ना। परंतु वो लीवर नहीं है, क्योंकि वो शून्याकर्षण में एक स्थिति में है। उसी को यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्येक ग्रह आकाश में शून्याकर्षण की स्थिति में है, ऐसी हर इकाई अर्थात ग्रह गोल आकाश में अपनी गति के अनुसार स्थिति है। तो आकर्षण को भी समझना पड़ेगा, आकर्षण किसको कहते हैं। શું શેની વાત છે? तो इकाइयां धनाकर्षण की ओर में किसी की ओर धनाकर्षण में किसी की ओर आकर्षित होती हैं और ऋणाकर्षण की स्थिति में किसी को आकर्षित करती हैं। इसी के कारण से रासायनिक क्रिया होती है। जो रासायनिक क्रिया का जो कारण है कि यदि धनाकर्षण, तो धनाकर्षण क्या होता है? कम है तो वो लेता है, ज्यादा है तो लेता है। अब ये कम ज्यादा क्या चीज होती है? कम ज्यादा वो भूखे और अर्जेंट परमाणु फोर्स ने प्रभाव तरीके बताइए। मतलब पार्ट ये जो धनाकर्षण ऋणाकर्षण क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण होता है, प्रोटॉन धन होता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो कोई परमाणु ऋणाकर्षण है, इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है, ऐसा है? तो अभी इसको भी समझना पड़ेगा कि हर इलेक्ट्रॉन चार्जड होता है या कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं। या नेगेटिव क्या चीज है? नेगेटिव किसको हम नेगेटिव कह रहे हैं, पॉजिटिव किसको? 3 ऑप्शन मैंने, आपको क्या समझ में आता? पॉजिटिव तो नहीं होता है पार्टिकल हम लोग ऐसा पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है ना, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं रहता है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है तो परमाणु नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा पढ़ते हैं। तो एक हाइपोथेसिस ये है। दूसरा हाइपोथेसिस है कि सभी इलेक्ट्रॉन चार्ज रहते हैं, उसमें चार्ज रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस से यदि वो ज्यादा हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस से कम हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज होता है। परिवेश के जो अंश हैं वो न्यूक्लियस की तुलना में ज्यादा हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज है, और कम हो जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज। अब ये दूसरा ऑप्शन है। क्योंकि यदि हम ये कहते हैं कि पार्टिकल जो है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो प्रश्न उठता है नेगेटिव का सोर्स क्या है और पॉजिटिव का सोर्स क्या है। यदि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें और प्रोटॉन को बाहर निकालें तो क्या हम उसके नेगेटिव पॉजिटिव को मेजर कर सकते हैं? तो ये कैसे तय कर रहे हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है? देख लीजिए, सब हाइपोथेसिस हैं, इनको वेरीफाई। इसमें और भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये भी बाबा जी का ऑप्शन यही है कि न्यूक्लियस के तुलना में यदि परिवेश में अंश कम है ना, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज। उल्टा बोल दिया मैंने? सही बोला, सही बोला, ऐसे। तो यदि इसी को कह रहे हैं कि वो धनाकर्षण और ऋणाकर्षण है, तो यदि धनाकर्षण है तो वो कह रहे हैं कि वो किसी को आकर्षित करे, ऋणाकर्षण धनाकर्षण की स्थिति में किसी को आकर्षण करेगा, है ना।
और ऋणाकर्षण की स्थिति में किसी की ओर आकर्षित होगा। तो ये जो आकर्षण है उसका जो कारण है वो इसी से रासायनिक क्रिया है जिसको अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बाउंडिंग, जिसको कह रहे हैं रासायनिक क्रिया है, अणुबंधन जिसको कह रहे हैं। अणुबंधन के मूल में आकर्षण है। फिर आगे लिखा है कि भार आकर्षण से, आकर्षण परस्परता से। परस्परता नहीं है तो आकर्षण नहीं है। परस्परता जो है वो लघुता और गुरुता से, यानी छोटी चीज बड़ी चीज की ओर आकर्षित होता है। और लघुता और गुरुता, लघुत्व एवं गुरुत्व जो है वो रचना एवं सापेक्ष ऊर्जाओं से, यानी जो रचना है, जैसे पृथ्वी एक रचना है और जो सापेक्ष ऊर्जा है उससे गुरुत्व और लघुत्व का मेजर होगा, अनुमान। फिर कह रहे हैं रचना एवं सापेक्ष ऊर्जा क्रिया से और क्रिया पदार्थ से, और पदार्थ का ह्रास एवं विकास सापेक्ष ऊर्जा से। पदार्थ में ऊर्जा का ह्रास और विकास होता है, व्यापक में ऊर्जा का ह्रास विकास नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि हम विश्वास में हैं तो ऊर्जा हमारे अंदर रहती है, अविश्वास में होते हैं तो ऊर्जा कम हो जाती है। तो विकास और ह्रास जो है उसको, और कह रहे हैं कि सापेक्ष ऊर्जा के सदुपयोग और दुरुपयोग से सापेक्षित है। ये जो ह्रास और विकास है, सदुपयोग है तो विकास है, दुरुपयोग है तो ह्रास है। इसको हम अपने में देख सकते हैं, परस्परता में देख सकते हैं, पदार्थ में अनुमान विधि से देख सकते हैं। फिर आगे समस्त पदार्थ निरपेक्ष ऊर्जा में संपृक्त व समाहित है तथा संपूर्ण सृष्टि की स्थिति तथा गति निरपेक्ष ऊर्जा में है और प्रत्येक चेष्टा से सापेक्ष ऊर्जा का प्रसव है। और जो चेष्टा है वो श्रम गति परिणाम के रूप में है ना, तो श्रम गति परिणाम के रूप में ही ऊर्जा का प्रसव है। तो जो सापेक्ष ऊर्जा का जो प्रसव है उसकी बात कर रहे हैं कि वो चेष्टा के कारण से, और चेष्टा श्रम गति परिणाम के रूप में है, और श्रम गति परिणाम जो है सत्ता में संपृक्तता के कारण से। तो मूल चेष्टा के लिए निरपेक्ष ऊर्जा सबको प्राप्त है, इसलिए संपूर्ण प्रकृति का एक एक अंश ऊर्जित है। मूल चेष्टा पदार्थ के परमाणविक स्थिति में वातावरण के दबाव से मुक्त, यानी जो वातावरण के कारण से पैदा नहीं हो रही। बाकी जो सापेक्ष ऊर्जा है वो वातावरण के दबाव में पैदा होती है, उसके संघर्षण में, उसके कंपन में। तो मूल चेष्टा, इसकी मूल चेष्टा संज्ञा है। पदार्थ में परमाणविक स्थिति में वातावरण के दबाव से मुक्त की मूल चेष्टा संज्ञा है। जैसे हमारे आपके बीच में वातावरण है, उसके कारण से, वातावरण के कारण से हमको ताप दाब आदि पता लगता है ना। परमाणु के अंदर कोई वातावरण नहीं है, परमाणु के अंदर, लेकिन उसमें चेष्टा है, उसमें क्रिया है ना, श्रम है, गति है, परिणाम है, ये उसके अंदर है, इसीलिए उसको मूल चेष्टा। तो उसका कारण क्या है? तो कारण कहा कि वो संपृक्तता है, व्यापक वस्तु पे संपर्क। व्यापक वस्तु या निरपेक्ष ऊर्जा है, तो निरपेक्ष ऊर्जा ही कार्य ऊर्जा के रूप में, कार्य ऊर्जा ही श्रम गति परिणाम के रूप में, श्रम गति परिणाम की मूल चेष्टा है। फिर ऐसी जो सचेष्ट इकाइयां हैं उनकी परस्परता में वातावरण बनता है, और उस वातावरण में ही ताप दाब, ध्वनि तरंग आदि, आकर्षण विकर्षण जो है वहीं पे पहचाने। ब्रेक कर दे भैया।